नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी दिल्ली में आप की हार के बाद पंजाब में गरमाई सियासत की, प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में सीएम फेस पर मचे घमासान की, देखेंगे महाराष्ट्र में एनडीए में बढ़ रही दरार को, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के किए गए वार को, महाकुंभ भगदड़ पर नई मुश्किलों में घिरी योगी सरकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे विवादित बयान पर शिकंजे में कसते रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। इन सभी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय दौरे पर फ्रांस पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को भेजा कारण बताओ नोटिस, 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। मीणा ने अपनी ही सरकार से की थी बगावत। संसद में उठा रणवीर इलाहाबादिया के बयान का मुद्दा, शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने उठाई ओटीटी के लिए सख्त कानून की मांग। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह पर एक्शन लेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, विधायकों को 15 करोड़ के दावों पर भेजा था नोटिस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी, कहा शनिवार दोपहर तक हो सभी बंधकों की रिहाई, नहीं तो सब कुछ हो जाएगा बर्बाद। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली चुनाव में आपकी हार के बाद पंजाब की सियासत में भी हलचल तेज होने लगी है। बीते दिन कांग्रेस विधायक प्रताप बाजवा ने आपके 30 विधायकों के संपर्क में होने का बड़ा दावा किया, जिसके बाद राज्य में सियासी भूचाल आ गया। इसी कड़ी में अब पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी पंजाब की आप सरकार को लेकर एक बड़ी बात कह दी है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल मच गई है। दिल्ली में सत्ता से बाहर हुई आप को एक के बाद एक झटके भी मिल रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव को लेकर जारी रस्साकशी के बीच पंजाब कांग्रेस ने दावा किया कि 35 विधायक आप छोड़ने को तैयार है। इनमें 30 विधायक उनकी टच में भी है। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक एक्टिव हो गए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें 93 विधायकों के साथ ये मुलाकात की जा रही है। दरअसल दिल्ली चुनाव में मिली हार के बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी को एकजुट करने की कवायद में लगे हैं। इसी के चलते दिल्ली में ये अहम बैठक बुलाई गई, जिस पर आप सांसद मालविंदर सिंह कांग का कहना है कि ये मीटिंग लगातार होने वाली मीटिंग का ही एक हिस्सा है। इस मीटिंग का मकसद पार्टी की भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा करना है और पार्टी इकाइयों से फीडबैक लेना भी है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के साथ आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है और यही वजह भी है कि दिल्ली में हार और कांग्रेस के दावे ने आपको टेंशन में डाल दिया है। वहीं इसी टेंशन के बीच भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दावे ने भी खलबली मचा दी है। दरअसल सोमवार को निपानिया में पूर्व भाजपा विधायक दशरथ सिंह की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बृजभूषण सिंह ने बड़ा दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कभी भी गिर सकती है और अरविंद केजरीवाल फिर कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बृजभूषण सिंह ने आगे कहा कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य संकट में आ गया है। पंजाब में आप सरकार कभी भी गिर सकती है। इसी के साथ बीजेपी ने भी पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर अपने हमले तेज कर दिए। पार्टी महासचिव तरुण चूग ने दावा किया है कि भगवंत मान सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चूग ने दावा किया कि पंजाब के लोगों को आपसे मोहभंग हो गया है। ऐसे में केजरीवाल की मुसीबत कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद जहां आपकी मुश्किलें पंजाब में भी बढ़ रही हैं, तो वहीं 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी भी सीएम पद को लेकर टेंशन में दिखाई दे रही है। सीएम पद के लिए कई दावेदार हैं। कभी महिला मुख्यमंत्री होने की बात चल रही है, तो ब्राह्मण कार्ड खेलने की भी तैयारी की जा रही है। यानी दिल्ली में सीएम चुनना बीजेपी के लिए मुश्किल टास्क बन गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं में अटकलों का दौर भी जारी है। इस बीच एक तरफ चर्चा महिलाओं को आगे लाने की है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को लेकर बयानबाजियां की जा रही है। ऐसे में दिल्ली में सत्ता में काबिज होने के बाद अब बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करना बेहद मुश्किल टास्क बनता दिखाई दे रहा है। इस बीच सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग ने कह दिया कि इस पद का चुनाव नवनिर्वाचित विधायकों में से किया जाना चाहिए। दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंद्रोलिया ने मीडिया से कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों में कई सक्षम नेता हैं, जिनमें प्रदेश बीजेपी के 2 पूर्व अध्यक्ष, पार्टी के एक राष्ट्रीय सचिव और कई पूर्व प्रदेश पदाधिकारी शामिल है, जिन्हें लंबा राजनीतिक अनुभव है। बता दें, बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों में राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी का जाट चेहरा प्रवेश वर्मा है, जिन्होंने नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराया, और प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और सतीश उपाध्याय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे बताया जा रहा है। इस पद के लिए दूसरे संभावितों की पार्टी के वरिष्ठ नेता आशीष सूद और पवन शर्मा शामिल है, जो जनकपुरी और उत्तम नगर से चुनाव जीत के आए हैं। इसके अलावा कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी रेखा गुप्ता और शिखा राय जैसी अपनी महिला विधायकों पर भी दाव लगा सकती है।
लक्ष्मीनगर से विधायक अभय वर्मा, जो पूर्वांचली नेता है, इस पर शीर्ष पद के दावेदार में शामिल है। ऐसे में सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली को एक बार फिर महिला मुख्यमंत्री मिलने की चर्चाएं भी जोरों पर की जा रही है। बताते चले, बीजेपी किसी भी हाल में दिल्ली के लिए सीएम चुनते वक्त जाति के अलावा और भी कई मानदंडों का ध्यान रखेगी, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को विपक्ष के रूप में केजरीवाल जैसे व्यक्तित्व का सामना करना है। दिल्ली में सीएम फेस पर बीजेपी में पेच फंसा हुआ है, तो वहीं महाराष्ट्र में एनडीए में मचा बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विधानसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए में खटपट की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच अब खबर सामने आई है कि अब डिप्टी सीएम अजित पवार भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, जिसने महायुति में दरार की खबरों को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही एनडीए के बिखरने की खबरों ने बवाल मचाया हुआ है। एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं होने की खबर के बीच अब खबर सामने आई है कि राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार की बीजेपी से नाराजगी भी चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में एनडीए में टूट की खबरों को और मजबूती मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने वहां के विकास के बारे में बोलते समय उनका नाम न लेने पर बीजेपी विधायक महेश को कड़ी फटकार लगा दी। इतना ही नहीं, भरे मंच के बीच डिप्टी सीएम अजित पवार बीजेपी विधायक को खरी खोटी भी सुनाते दिखाई दिए। अजित पवार की तरफ से ऐसा उस वक्त किया गया जब बीजेपी विधायक ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की तो जमकर तारीफ की, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कुछ नहीं कहा, जो कि अजित पवार को नागवार गुजरा। फिर अजित पवार ने बीजेपी विधायक को उनका काम याद दिला दिया। ऐसे में अजित पवार के तीखे तेवरों की चर्चा जोरों से की जा रही है। साथ ही उनके इस बयान को बीजेपी के साथ नाराजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं जब अजित पवार की बीजेपी से नाराजगी की खबरें सामने आई हो। इससे पहले एकनाथ शिंदे और अजित पवार की खबरों को ऐसा तूल मिलता दिखाई दिया है। अजित पवार ने बीजेपी विधायक को फटकार लगाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि महेश को मेरा नाम लेते समय क्यों बुरा लगा। जब उन्होंने पिंपरी चिंचवड़ के विकास का जिक्र किया, पूरा पिंपरी चिंचवड़ जानता है, मैं 1992 में आपका सांसद बना और 1992 से 2017 तक पिंपरी चिंचवड़ में काफी सुधार हुआ। इसके साथ ही अजित पवार ने अलग जिले का मुद्दा उठाने के लिए बीजेपी विधायक की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अलग जिले की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी चल रहा है वो ठीक है। इसी के साथ अजित पवार ने महेश को याद दिलाते हुए कहा कि वो दोनों राज्यों में महायुति सरकार का हिस्सा थे। अगर हम में से कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इतने कंजूस मत बनो, मैं बड़ा दिलवाला हूँ, मैं हमेशा काम करने वालों को श्रेय देता हूँ। इस तरह एनसीपी प्रमुख ने बीजेपी विधायक पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, लेकिन फडणवीस ने हस्तक्षेप नहीं किया। संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस के निशाने पर बनी हुई है। संसद के शीतकालीन सत्र में भी बाबा साहेब पर की गई गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर कांग्रेस ने खूब बवाल काटा था। इसी कड़ी में संसद सत्र के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को आड़े हाथ ले लिया। तो कैसे सदन में बीजेपी पर बरसे खड़गे, देखिए इस रिपोर्ट में। संविधान के मुद्दे और बाबा साहेब के अपमान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल रखा है और यही वजह है कि एक के बाद एक कई राज्यों में सरकार बनाने के बाद भी बीजेपी संविधान के मुद्दे पर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सड़क से संसद तक इस मुद्दे से माहौल गरमाया हुआ है। संसद के बजट सत्र में भी पहले जैसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान का मुद्दा उठाते हुए बताया कि कैसे बीजेपी इस मुद्दे पर गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रही है। खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, सर प्लीज आप तो जो डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर जो व्याख्यान हुआ, मैं समझता हूँ साहब ये अनावश्यक इसको उठा रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने जो कानून बनाया यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं और उसको कंट्रोवर्सी में लाकर ये कहना चाहते हैं वहाँ पर कृष्ण जी अंबेडकर जी की भावना को परिभाषित किया जा रहा है। अरे आप सुनिए तो सुनिए, अंबेडकर जी ने जो आप सुनिए तो जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आप सुनिए साहब, आप सुनिए, आश्चर्य है। नो आप सुनिए, ऐसा नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप सर। दरअसल बजट सत्र के 8वें दिन राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान ही संविधान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त तल्खी देखने को मिली। विपक्ष ने इसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के स्टैंड पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनको तकलीफ क्यों हो रही है। इसके बाद विपक्षी कांग्रेस के सदस्य उच्च सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर गए और सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के वॉकआउट को बाबा साहेब का सीधा अपमान बताया।
ऐसे में संसद के बजट सत्र में एक बार फिर इस मुद्दे पर माहौल गरमाया दिखा। बता दें, इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह की बाबा साहेब पर की गई राज्यसभा में टिप्पणी के बाद से ही बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर बनी हुई है। ऐसे में एक बार फिर से इससे माहौल गर्मा गया है। संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। तो वहीं 29 जनवरी के दिन प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ पर भी बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। हादसे के बाद से ही विपक्ष लगातार योगी सरकार पर मृतकों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रहा है। इस बीच अब भगदड़ के बाद से लापता हुए लोगों को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। तो कैसे बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ी, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कितने लोगों की जान गई, इसको लेकर पहले ही योगी सरकार पर सवाल या निशान लगे हुए हैं। इसी बीच अब नए मामले ने योगी सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दौरान महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों के साथ ही अब भगदड़ के बाद से लापता लोगों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि भगदड़ में लापता हुए लोगों का विवरण इकट्ठा करने के लिए एक न्यायिक निगरानी समिति जेएमसी का गठन किया जाए। बता दें, प्रयागराज जिले के रहने वाले सुरेश चंद्र पांडे ने हाईकोर्ट में महाकुंभ में मची भगदड़ मामले को लेकर याचिका दायर की है। माना जा रहा है कि हाईकोर्ट जल्द ही इस याचिका पर सुनवाई कर सकता है। ऐसे में योगी सरकार महाकुंभ पर फंसती नजर आ रही है, वो भी ऐसे वक्त में जो पहले इसको लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव भी लगातार महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संसद से सड़क तक इन मुद्दों को लेकर बात की जा रही है और हादसे में मृतकों और लापता लोगों की सूची जारी करने की मांग भी जोरों से की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने उन खबरों का संदर्भ दिया है जिसमें कहा गया है कि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव दयनीय स्थिति में रखे गए हैं। साथ ही शवों को कथित तौर पर जमीन पर बोरी में लपेट कर रखा गया है और रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था नहीं होने से शव सड़गल रहे हैं। दरअसल 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर यूपी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना चाहिए। ऐसे में अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, तो देखना होगा इस पर आगे क्या फैसला आता है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में वल्गर कमेंट को लेकर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समी रैना की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में केस दर्ज होने के बाद अब असम की हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस पर एक्शन लिया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक्स अकाउंट पर दी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे बढ़ रही है रणवीर की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। कॉमेडियन समी रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में वल्गर कमेंट करके रणवीर इलाहाबादिया ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इलाहाबादिया के विवादित और फूहड़ बयान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी करीब असम की गुवाहाटी पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। एफआईआर में रणवीर इलाहाबादिया और समी रैना के अलावा उनके कई और कॉमेडियन दोस्तों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने ये मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 की कई धाराओं के साथ आईटी एक्ट 2000 की धारा 67, सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 की धारा 47 और महिलाओं को अभद्र तरीके से पेश करने के लिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इससे पहले मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत में अश्लीलता फैलाने के आरोप में रणवीर इलाहाबादिया, कॉमेडियन समी रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और कई लोगों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करी जा चुकी है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से रणवीर के कमेंट्स पर संज्ञान लेते हुए यूट्यूब को पत्र भी लिखा गया था, जिसके बाद तुरंत यूट्यूब से विवादित वीडियो को हटा दिया गया है। ऐसे में रणवीर इलाहाबादिया को चारों तरफ से घेर लिया गया है। दरअसल हाल ही में कॉमेडियन समी रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से बात करते हुए माता पिता के संबंधों पर आपत्तिजनक शब्द कहे। इसके लिए उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। मामला बढ़ने पर इलाहाबादिया ने एक्स पर आकर माफी भी मांगी, लेकिन उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के लिए शिकायतें दर्ज करने की बातें बढ़ती ही जा रही है। इसी के साथ इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है कि सूचना एवं प्रसारण के नियम क्या है। मॉडर्निटी और कूल बनने की होड़ में अभद्र, अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना कंटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में ये मांग जोरों से की जा रही है कि सूचना एवं प्रसारण युवा दर्शकों के बीच इस तरह के जहरीले प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सख्त कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी लागू करे, ताकि इस तरह की फुहड़ता और अश्लीलता से बचा जा सके, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक हो सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।